डस गॉड एक्सिस्ट के ऊपर जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल की जो डिबेट सोशल मीडिया पे वायरल है, सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने इसको सराहा है। विद इन 5 डेज़ 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इस डिबेट के ऊपर आ चुके हैं। इट्स मीन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को सराहा है और बहुत से लोगों ने इसको एंजॉय किया है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ की पॉइंट्स मैं इस वीडियो के हाईलाइट्स करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने भी सीखा है इनसे बहुत कुछ। पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में तनकीद बराए तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे तनकीद बराए सलाह बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इस डिबेट के बाद ये एक रास्ता नया देखने को मिला है कि लोग आपस में बैठ के बिल्कुल एक डिफरेंट बिलीव्स रखने वाले लोग, डिफरेंट बिलीवर्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स रखते हैं, वो बैठ के भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इससे नई चीज़ें, नए नए ख्यालात, नए थॉट्स जो है इंसान को देखने को मिलते हैं और इंसान कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि वो अपने आप को पहले से बेहतर करता जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो इजहार ख्याल करने का जो रवाज है वो बहुत कम है। लोग वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते। एक क्वेश्चन करना बड़ा ही जो है वो ममनू समझा जाता है। लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनको बुरा भी कहते हैं। उनके ऊपर डिफरेंट तरह के जो है ना वो ऑब्लिगेशंस भी लगाए जाते हैं। सो दैट्स वाई जो बहुत से लोग हैं वो क्वेश्चन करते ही नहीं हैं। जो उनके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो करते ही नहीं है, वो पूछते नहीं है, वो ऐसे स्ट्रेट रहते हैं कि यार पता नहीं आगे से रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में ये अच्छी चीज़ थी कि यार इन्होंने पॉजिटिवली चीज़ों को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की, लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, और जिसको कोशिश की गई है कि लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड करें उनकी बेसिक्स लेवल के ऊपर आके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस डिबेट का है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। ओके। मुफ्ती शमील साहब ने अपने आर्गूमेंट्स के दौरान बाज़ कलामी फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया, जिन्हें जावेद अख्तर साहब समेत बहुत से आम लोग नावाकिफ़ हैं, और उन्होंने खुद भी, जैसा आपने देखा कि वीडियो में, कहा कि आप प्लीज़ इसको ज़रा आसान अल्फाज में बता दें। इनमें सबसे अहम जो इस्तिलाहात है वो है कॉन्टिजेंसी आर्गूमेंट और इनफाइनाइट रिग्रेस। आम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे इस डिबेट में, तो इस दो जो इस्तिलाहात हैं इनको डिटेल में डीपली समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझते हैं कि कॉन्टिजेंसी जो है आर्गूमेंट्स, ये क्या होता है, और इससे पहले ये समझते हैं कि कॉन्टिजेंट जो है वो क्या होता है। कॉन्टिजेंट का मतलब है मुनहसिर होना, या दूसरे अल्फाज में कहें कि अपने वजूद को कायम रखने के लिए किसी दूसरे वजूद पर इन्हिसार करना। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें ये 3 सिफात पाई जाए। नंबर 1, वो खुद पर कायम ना हो। नंबर 2, वो अपनी ज़ात में मुस्तकिल ना हो। नंबर 3, वो अपने वजूद के लिए बैरूनी सहारे का मुहताज हो। कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो कायनात की हर चीज़ और ख़ुद कायनात भी अपने वजूद के लिए किसी बैरून सहारे की मुहताज है। ये अपने आप खुद ब खुद वजूद में आ नहीं सकती, और ना बगैर किसी दूसरे पर इन्हिसार किए अपने वजूद पे कायम रह सकती है। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, एक सेब एक कॉन्टिजेंट है, उसका एक वजूद है, वो किसी दरख्त के बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह जिस दरख्त पर वो सेब उगा है वो दरख्त मिट्टी और पानी के बगैर नहीं हो सकता, और मिट्टी और पानी सूरज के बगैर नहीं हो सकते, और सूरज निज़ाम शमसी के बगैर नहीं हो सकता, और ये सिलसिला ऑनवर्ड चलता रहता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट्स के मुताबिक ये लामतनाही सिलसिले को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो कायमुल अज़ल है और अपने वजूद के लिए किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं है। इसी हस्ती को खुदा कहा जाता है। जो एथिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब आप हर चीज़ का कोई ना कोई सबब कॉज मान रहे हैं, तो खुदा का भी कोई ना कोई कारसाज है,
होना चाहिए। इसके जवाब में कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट्स कहता है कि अगर ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा तो इसकी वजह से इनफाइनाइट रिग्रेस लाजमी आ जाएगा और इनफाइनाइट रिग्रेस नामुमकिन है। अब ये इनफाइनाइट रिग्रेस क्या है, इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पे हैं, वहाँ खड़े हैं और आपके आगे लोगों की एक लामतनाही जो है वो बहुत लंबी सी लाइन है, सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बताइए कि आप कभी जो है इमिग्रेशन जो है वो अपनी क्लियर कर पाएंगे, करवा सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं लगता। इसी तरह ये कायनात भी इवेंट्स और वाक़यात का एक सिलसिला है। आपको किसने पैदा किया? आपके माँ बाप ने। उनको किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। और ये सिलसिला कायनात पर पहुंचा और फिर कायनात को किसने बनाया, किसने पैदा किया? खुदा ने। और फिर खुदा को किसने पैदा किया? किसी सुपर खुदा ने। और फिर किसी सुपर खुदा को किसने पैदा किया? किसी ग्रेटर खुदा ने, वगैरह वगैरह। अगर ये सिलसिला हमेशा और लामतनाही चलता रहे तो आपकी पैदाइश कभी वाक़या नहीं बन सकती। लेकिन आपकी पैदाइश तो हुई है, इसका मतलब सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुका है। तो ये सिलसिला रुक जाए कंटिजेंसी आर्गुमेंट्स के मुताबिक वही खुदा है और वही कायमुल अज़ल है और वो अपने वजूद के लिए किसी पर मुनहसर नहीं है। इसी वजूद को फ़लसफ़े की ज़ुबान में जो है वो नेसेसरी बीइंग कहा जाता है और यही नेसेसरी बीइंग खुदा है जिसमें ये 3 सिफ़ात पाई जाती है। नंबर 1, वो कायमुल अज़ल है, उसका वजूद किसी पर मुनहसर नहीं है। एंड नंबर 3 लास्ट वन इज़ वो जिसका वजूद लाजिम है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो दीगर जो वाक़यात हैं, जो दीगर मामलात हैं वो भी नहीं हो सकते। ये वो मेन पार्ट था डिबेट का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने खुद भी कोशिश की है इसको बेहतर से बेहतर समझने की और कोशिश की है कि आप लोगों के साथ भी आसान अल्फाज के साथ जो है वो शेयर करूँ। जिन लोगों ने इस डिबेट को नहीं सुना, नहीं देखा, इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर सुनें, समझने की कोशिश करें। आई होप कुछ नए ज़ाविये, कुछ नई चीज़ें इंसान को ज़रूर सीखने को मिलेंगी और नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड द सेकंड वन इज़, एक अच्छी चीज़ इस वीडियो में मुझे ये लगी कि कोशिश की गई है कि एक दायरे में रह के, एक तमीज़ के दायरे में रह के, एक अच्छे माहौल में बैठ के चीज़ों को डिस्कस किया जाए और अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, उनकी वैल्यू की जाए, उनको रिस्पेक्ट की जाए। और ये एक अच्छी चीज़ है। जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो लोग इसको नेगेटिवली शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, और खैर वो तो एक मुनासिब नहीं है और मुझे लगता है ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे सिटीजन्स की तरह देखना चाहिए कि चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और हमारी सोसाइटी में जो डिबेट्स का सिलसिला है वो और ज़्यादा मकबूल हो और ज़्यादा बढ़े, ताकि लोग एक दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर करके कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहें।